राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद आपका इंडिया वेयर को इंटरव्यू देने के नमस्कार। लिए। अ, अभी तो आपने देखा कि कोरोना की महामारी के वक्त वक्त ऐसा चल रहा है कि हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं, पर जी। आशा करते हैं कि जल्दी सब कुछ ठीक होगा। सो राकेश जी, बिल्कुल बिल्कुल। बात कर रहे हैं वो बंगाल के ऊपर बात कर रहे हैं। आपने देखा कि जी। बंगाल के अभी चुनाव खत्म हुए और चुनाव के तुरंत बाद जिस प्रकार से हिंसा स्टार्ट हुई बीजेपी कार्यकर्ताओं पे या फिर हिंदू फैमिलीज पे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बंगाल का जो है ये वॉयलेंस का जो है इतिहास, ये कोई आज का नहीं है। इसका जो है वो 1947 से पहले का है, आजादी के पहले से, जब मुस्लिम लीग का वहां पे राज था। और उस समय भी जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ जिसकी हम सबको जानकारी है, वो तब से चला आ रहा है। 34 वर्ष उसमें कांग्रेस का रहा हो, चाहे या 30 वर्ष सीपीएम का रहा हो, 10 वर्ष ममता का रहा हो, ये सारे कालखंड जो रहे हैं वो हिंदुओं के प्रति घृणा से भरे रहे हैं। सरकार की जो पॉलिसीज रही हैं, मंशाएं रही हैं, वो हिंदू विरोधी रही हैं हमेशा से। तो ये कोई नया नहीं है। हाँ, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि बंगाल से ये चीजें बाहर निकल के आ रही हैं देश के सामने, क्योंकि आज जो थोड़ी सी परिस्थितियां बदली है। आज देखिए कि बंगाल में भाजपा किस तेजी से निकली है, जो वहां पर हिंदू वोटर्स जो हैं वो कितनी तेजी से अवेयर हुए हैं। तो ये सारा उसका काम है। मीडिया का इसमें रोल रहा है, और सोशल मीडिया जो भी है आजकल, मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया जो है, उनके कारण बंगाल की हिंसा आज बाहर निकल के पूरे देश और दुनिया के सामने दिखी है कि क्या स्थिति है। वरना ये पहले भी होती रही थी। जी। जिस तरह से बीजेपी ने अभी वहां पे बढ़त बनाई है और जिस तरह से टीएमसी के जो बयान आए, कई बार ये बयान आए कि भाई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो एक साथ ऐसे ही ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन जीतते ही ऐसे अटैक स्टार्ट हो गए? देखिए, ये प्लानिंग पहले से थी, कोई नई नहीं है। और हम इसको ये मान के चलें कि सडनली ये हुआ है, ऐसा नहीं है। टीएमसी की ये मंशा थी कि जीते या हारे चुनाव में, रिजल्ट कुछ भी हो, हमें ये करना है। क्योंकि आप देखिए, इससे पहले आपका चुनाव आप देखिए तो चुनाव में जो लोकसभा चुनाव हुए, उसमें बीजेपी की बढ़त आई। उसके बाद इस विधानसभा चुनाव के समय में भी, पंचायत के चुनाव देखे हों तब भी, लोग अपने घरों से निकलकर बीजेपी को सपोर्ट करने लगे हैं। ये वो डर है, परिवर्तन का डर है टीएमसी में, जिहादियों में डर है। इस कारण ये हिंसाएं हुई। और ये हिंसा इसलिए की गई है कि ये लोगों को आतंकित किया जा सके, डराया जा सके, और ये कहा जा सके कि जो भाजपा के लिए, जो हिंदुत्व के लिए, जो राष्ट्रवाद के पीछे जाएगा, उसका हर्ष यही होगा। जी। जी। सॉरी। राकेश जी, आपने देखा कि 90s का एक टाइम था जिस समय कश्मीर से हिंदुओं को बाहर निकाल दिया गया था, कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाल दिया गया था। अभी हमारे सामने बंगाल से कुछ वीडियोस, कुछ फुटेज और कुछ मीडिया ऐसी आ रही है कि जिसमें बंगाली हिंदू जो है वो अपना घर छोड़ता हुआ दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो दौर बंगाल में स्टार्ट हो चुका है? ये अगर हम उसकी तुलना 90 के दशक में कश्मीर से करें तो मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए, बंगाल में कुछ हिस्सों में जो ज्यादा अधिक प्रभावित हुए हैं, वहां पे लोग गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं गए हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि कितने ऐसे जिले हैं जहां पर लोगों ने संघर्ष किया है, और संघर्ष के कारण वो स्थिति मजबूत रही है उनकी। वहां पर पलायन की स्थिति नहीं आई है। ये कुछ हिस्सों में हुआ है, करीब 2000 परिवार ऐसे रहे होंगे जहाँ पे पलायन हुआ है। वो जो आसपास के क्षेत्र हैं, आसाम हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, ये वहां पर गए हैं। लेकिन ये ब्रॉडर लेवल पर अगर देखें तो ये पूरा नहीं है सच। ये आप हम इसकी तुलना कश्मीर से नहीं कर सकते। जी। जी। बंगाल के अंदर जो बांग्लादेशियों का घुसपैठ हो रहा है उसके ऊपर आपके क्या विचार है? ये तो वहां की जो जनसंख्या की जो स्थिति है, उसको परिवर्तन करने का एक सोचा समझा षड्यंत्र है जिहादियों के द्वारा। और ये आज से नहीं हो रहा, पहले से चला आ रहा है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सीए जो है उसको इम्प्लीमेंट करे, ताकि जो ये जनसंख्या का इनबैलेंस हो रहा है वहां पर, आप वहां पर स्थानीय लोगों से आप संपर्क कीजिए और उनसे बात कीजिए, तो आपको पता लगेगा कि जो बंगाल में रहने वाले मुसलमान हैं उनकी संख्या बहुत कम है। ये मैक्सिमम वो लोग हैं जो बांग्लादेश से आते हैं। आजकल जो, जब से ये सरकार बदली है, मुझे लगता है तब से थोड़ा सा घुसपैठ कम हुई है, क्योंकि बॉर्डर सील हुए हैं। लेकिन इससे पहले की आप देखिए, 2014 से पहले जब बॉर्डर सील नहीं हुए थे, तब आप देखिए कि वहां पर किस तरह से लोग आते थे। सामान्य स्थिति में जैसे हम और आप नोएडा गाजियाबाद कर लेते हैं,
दिल्ली से फरीदाबाद चले जाते हैं, ऐसी स्थिति थी। तो इसको सरकार को रोकना चाहिए और सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, और मुझे लगता है कि सीए को इम्प्लीमेंट करना वहां बहुत जरूरी है। जी इसीलिए तभी ये घुसपैठ की जो समस्या है वहां पर रुकेगी, और रोहिंग्या की समस्या जो है उसको रोकने के लिए एक यही तरीका है कि सीए इम्प्लीमेंट हो वहां पर। जी। देखिए, आपने जैसे कहा कि 30 साल तकरीबन लेफ्ट ने वहां पे राज किया, 10 साल अभी ममता बनर्जी को राज करते हुए हो गए, तो आपको 34 साल, जी सौरभ जी 34 साल लेफ्ट, चौ, 30 साल जी कांग्रेस। 34 साल जो लेफ्ट ने वहां पे राज किया। तो आप एक एक चीज आप ये बताइए कि देखिए, हम पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं बंगाल के अंदर कितने सारे केसेस निकल के आए हैं पूरे देश भर से। केरला और बंगाल से सबसे ज्यादा हिंदुओं के जो केस हैं वो निकल के आते हैं। तो अगले जो 5 साल के लिए ममता बनर्जी की गवर्नमेंट आई है, उसमें आपको नहीं लगता कि सेंटर अगर सीएए भी इम्प्लीमेंट करेगा तो ममता बनर्जी उन्हें राशन कार्ड अवेलेबल करा देंगी, आधार कार्ड अवेलेबल करा देंगी अपनी सरकार में? देखिए, सीएए का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सेंटर के द्वारा होना है। सेंटर के बनाए कानून पर राज्य सरकार को इम्प्लीमेंटेशन देना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट ऑर्डर है, ये आपने भी पढ़ा होगा। वहां जो स्थितियां हैं, अब आज जो लोग रह रहे हैं, कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश से और आए थे, उनको आज भी राशन कार्ड नहीं है। इतने वर्षों में आजादी के आज भी राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो सरकार की मंशा ठीक नहीं है, वो अलग है, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या जो अभी हैं उनके राशन कार्ड बचेंगे। अभी आपने जो हिंसा हुई है, आप देखिए उसमें टीएमसी के लोगों ने और जो उनके साथ लोग आए, उन्होंने उनके राशन कार्ड छीन लिए। तो पहले जो है उनकी भी चिंता करनी पड़ेगी। जी नए लोगों को आधार कार्ड मिले, राशन कार्ड मिले, आइडेंटिटी मिले, वो एक तो विषय है, लेकिन प्राइमरी है ये सोचने का विषय और चिंता का विषय है कि क्या उनके राशन कार्ड बचे रहेंगे, उनके आधार कार्ड बचे रहेंगे क्या। तो उसकी भी चिंता करनी होगी हमें। जी जी साहब। जी। वर्तमान में देखिए, आपने अभी राज्यपाल ने एक दौरा किया बंगाल के अंदर जो हिंसा प्रभावित क्षेत्र है। शिवसेना ने कहा जी, कि भाई राज्यपाल को वापस बुला लीजिए, ममता बनर्जी शुरू से विरोध कर रही हैं। इसके ऊपर आपको आपके क्या विचार है राकेश? राज्यपाल को अधिकार है, राज्यपाल अपने संवैधानिक अधिकार का उपयोग कर रहे हैं, सरकार नहीं कर रही है। जो काम सरकार को करना चाहिए, जो काम मुख्यमंत्री को करना चाहिए था, वो राज्यपाल को करना पड़ रहा है। ये स्थिति आई क्यों है? शिवसेना तो इसलिए समर्थन कर रही है क्योंकि उसका गठबंधन है कांग्रेस के साथ। और बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी ये दोनों मिले हुए हैं, तो वो तो पॉलिटिकल सपोर्ट है उसको, पॉलिटिकल अलायंस की वजह से जो भी कहें आप, उसकी कमजोरियां हैं तो वो है। लेकिन ममता बनर्जी जो कह रही हैं राज्यपाल को कि राज्यपाल को नहीं जाना चाहिए, जिस प्रकार की वीडियो आए हमने देखे भी, राज्यपाल को रोका जा रहा है, ये किस प्रकार का लोकतंत्र है? ममता बनर्जी क्या इसी लोकतंत्र के लिए लड़ती हैं जिस लोकतंत्र को बचाने के लिए वो कहती हैं? क्या ये वही लोकतंत्र है? लोगों से प्रश्न पूछना चाहिए। सेकुलर समाज को जो मोदी सरकार को घेरते हैं, आज उनको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि ममता जी ये बताइए कि बंगाल में ये कौन सा लोकतंत्र है जहां राज्यपाल सुरक्षित नहीं है, राज्यपाल को रोका जाता है। बिल्कुल। तो राज्यपाल राज्यपाल को मुझे लगता है कि राज्यपाल अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और आजाद भारत के इतिहास में अगर जगमोहन जी के बाद अगर कोई राज्यपाल अगर काम अच्छा कर रहा है तो वो धनखड़ जी हैं। बिल्कुल। जी। राकेश जी, देखिए अभी करंट सिचुएशन में एक दो दिन पहले की जो न्यूज है, सीबीआई ने एक नारदा केस के मामले में बंगाल में 2 मंत्री और 4 एमएलए टीएमसी के गिरफ्तार कर लिए। उस दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने काफी पत्थरबाजी की, ममता बनर्जी भी खुद सीबीआई ऑफिस पर धरना देने पहुंच गई। तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ जहां इतनी बड़ी हिंसा हुई, 40,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट तक जारी नहीं किया, अपने 4 नेताओं पे जैसे ही सीबीआई की रेड पड़ी या सीबीआई ने इंक्वायरी बिठाई वो वहां पहुंच गई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? सौरभ जी, एक क्या हमारे यहाँ कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। तो ये पूरा का पूरा जो है ये गिरोह है, ये पूरा गिरोह है। ममता केवल फेस नहीं है, फ्रंट फेस वो लोग हैं जो पकड़े गए हैं। ममता इस बात से डर रही हैं कि अगर उनको सीबीआई ने इंटरोगेट किया तो वो लोग कहीं ममता का नाम ना ले ले, उनके भतीजे का नाम ना ले लें। तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं करप्शन में लिप्त हैं, ये सबको पता है। जिस तरह से वहां पे वसूली की जाती है, टीएमसी के पार्टी वर्कर वसूली करते हैं, पार्टी के लोग वसूली करते हैं, लोगों से एक्सटॉर्शन मनी मांगते हैं, और किस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। तो ये उसी के क्रम है। सरकार आज उस पर एक्शन ले रही है, तो
आपको पिछली बार याद होगा, जब पिछली बार सीबीआई अरेस्ट करने के लिए गई थी तो किस प्रकार से पुलिस के ने उनको अरेस्ट किया था, और सीबीआई के विरोध में ममता धरने पे बैठी थी। जी ये, और उसके साथ पूरा पुलिस प्रशासन बैठा था। ये सब लोग कहीं ना कहीं मिले हुए हैं इस जो लूट के कांड में, ये सब लोग लिप्त हैं। इसीलिए वो विधायक के लिए नहीं गई हैं, वो अपनी सुरक्षा के लिए गई हैं। अपनी सुरक्षा और अपने जो कुनबे की सुरक्षा है, उसका जो साम्राज्य बना है अपराध का, उसको बचाने के लिए वो प्रयास कर रही हैं, और कुछ नहीं है। जी राकेश जी, क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, फिर भी मैं आपसे पुट ऑन करना चाहूंगा, एक अच्छा क्वेश्चन है। ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि अगर नंदीग्राम से वो चुनाव हार जाती हैं तो राजनीति छोड़ देंगी। अभी उन्हें सीएम पद भी मिल गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो भाजपा को पूछना चाहिए उनसे। विपक्ष के सबसे बड़े रूप में बैठे हुए हैं, उनको पूछना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी जिनके सामने वो चुनाव लड़ी, और जी उन्होंने कहा था कि अगर मैं चुनाव लड़ूं तो राजनीति छोड़ दूंगी। अगर मैं हार गई चुनाव, नंदीग्राम से चुनाव हारती हूँ, तो वो, अगर नैतिक रूप से तो उनको चुनाव के हारने के बाद सीएम बनने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी ये प्रश्न भाजपा को पूछना चाहिए उनको कि भैया आप ये संन्यास की घोषणा कब कर रही हैं। जी राकेश जी, मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे ये है कि 5 साल के लिए बंगाल में टीएमसी सरकार, हिंदुओं के हितों को आप किस तरह से देखते हैं अगले 5 साल के लिए? बंगाल में वर्तमान जो सरकार बनी है, अगले 5 साल हिंदुओं के हितों की रक्षा तो नहीं होने वाली है। ये चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उस दिन से आपने जो हिंसाएं देखी हैं, किस भयंकर रूप से हिंसाएं हुई हैं। ये केवल राजनीतिक हिंसा नहीं है, इससे पहले भी राजनीतिक हिंसाएं बंगाल में पहले भी हुई हैं, लेकिन इस रूप में नहीं हुई है। किस तरह से भयंकर रूप से हिंसाएं हुई हैं, मार काट, बलात्कार की घटनाएं, लोगों के घर तोड़ना, मंदिर तोड़ना, ये सारी घटनाएं हुई हैं। तो ये एक अगली 5 साल के होने वाली जो सरकार है, उसका ये विजन बताता है कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, वो हिंदुओं के साथ क्या करने वाली है। बंगाल की सरकार को और वहां के मुसलमानों का स्पष्ट है, गजवाए हिंद वाला जो उनका जो टारगेट है, वो उस पर चल रहे हैं। इसीलिए वहां घुसपैठियों को बसाना, बांग्लादेशियों को बुलाना, बाहर से गुंडे बुलाए जाते हैं वहां, उन्हें बसाया जाता है, हम्म। टेररिस्ट बुलाए जाते हैं वहां पर। तो ये सारी घटनाएं देख के अगर हम इसको लार्ज स्केल पे देखें, तो वहां हिंदुओं की स्थिति अभी वर्तमान में सुरक्षित नहीं है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कुछ करना चाहिए। ये हमारा अभी हमारे स्टेटमेंट भी आया है, और सरकार से हमने मांग भी की है जी कि सरकार वहां पर सख्त एक्शन ले, जी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बिल्कुल। वो क्या तरीके हो सकते हैं, वो सरकार तय करे। जी राकेश जी, एक एक और क्वेश्चन मन में है कि बीजेपी ने इतने प्रयास किए अब की बार बंगाल में, हालांकि उन्होंने बढ़ोतरी काफी की है। अमित शाह से लेके प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, सबने रैलियां की। फिर भी बीजेपी और जो हिंदू वोट है, आपको कहाँ लगता है कि कहाँ कनेक्शन में कमी रह गई? मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोगों में जन जागरण का अभाव रहा होगा, क्योंकि सभी ने अपना प्रयास पूरा किया है। अगर हम देखें तो बीजेपी ने काफी अच्छी ग्रोथ की है, 3 से 73 तक आए हैं वो लोग। जी तो ये एक पॉजिटिव पॉजिटिव है। हम इसको मान के चले, बंगाल की धरती और बंगाल के लोग परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। समय लगेगा थोड़ा सा, सबने प्रयास किया था, जनता का जो मत रहा होगा वो सामने है। लेकिन एक 3 से 73 आने का अर्थ आप ये समझिए कि जनता किस रूप में वहां पर परिवर्तन चाहती है। लोग वहां त्रस्त हैं। आप छोटे से हर व्यक्ति से आप पूछिए कि लोग क्या चाहते हैं। लोग परिवर्तन चाहते हैं वहां पे ममता को कोई नहीं चाहता है। कुछ सेलेक्टिव लोग हैं, कुछ मीडिया हाउसेस हैं जिनको ममता पसंद है, तो वही चाह रहे हैं उन्हें। जी। जी जी राकेश जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ हाँ जी जी। नमस्कार। जी, नमस्कार राकेश जी।